हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड के जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसकी जो थ्योरी है मैंने वो आपको क्लास में करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी वाली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड है। जो थ्योरी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग क्या करिए प्ले लिस्ट से जा करके एक एक क्लास को देखिए और क्या करिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन है जो उनका डिस्कशन करते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैशवावस्था। कौन सी अवस्था जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था जो इसकी एज होती है हमारी वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो ये होती है हमारी 0 से लेके 2 साल तक की होती है। ठीक। तो ये जो मतलब कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे का विकास है मतलब वो तो मतलब जब माँ के गर्भ में होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे मतलब जिसका जन्म होता है तो वो क्या करता है, यहाँ से चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है और सब कुछ देखता है अपने इन्वायरमेंट में जैसा होता है बच्चा उसको क्या करता है उसी तरीके का बच्चा मतलब देखता है और सीखता है। इसलिए क्या है ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था। शैशवावस्था। ठीक। चलिए हम लोग अपने अगले जो अब आ रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक। इसमें थोड़ा जो शैशवावस्था होती है इसकी एज होती है हमारी 0 से लेके कहाँ तक की होती है 5 साल तक की, लेकिन कहीं कहीं पर फिर 6 साल तक की भी लिखी रहा करती है। ठीक। और जो मतलब जो वो होती है उसको क्या बोला जाता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो जो अवस्था उसको बोला जाता है कहाँ से लेके होती है 0 से लेके 2 साल तक की होती है। इसको बोला जाता है प्रसवपूर्ण अवस्था। ठीक। और जिसके बाद जो शैशवावस्था होती है यानी इन्फेंसी स्टेज ये होती है हमारी 0 से मतलब 2 साल से लेके 6 साल तक की, और लेकिन कहीं कहीं पर मतलब होती है 6 साल तक की, लेकिन कहीं कहीं पर 5 साल भी लिखा रहता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक। इसके बाद फिर हमारी बाल्यावस्था आती है, ये होती है हमारी 6 से लेके 12 साल तक की। फिर हमारी आती है वो क्या बोला जाता है उसको किशोरावस्था, वो होती है हमारी 12 साल से लेके 18 साल तक की होती है। ठीक। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है। तो जो बाल्यावस्था की एज होती है हमारी ये होती है 5 साल से लेके 12 साल तक की, कहीं कहीं पर 6 साल से लेके 12 साल तक भी लिखी होगी, तो आप लोग उसे भी सही समझिएगा। ठीक। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो आती है जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं। जो जीवन का सबसे कठिन काल होता है वो किस अवस्था को कहा जाता है, ये होती है किशोरावस्था हमारी, जिसको क्या कहा जाता है जीवन की सबसे कठिन काल, या इसी को आंधी तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। जो इसकी एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो इसकी एज जो होती है किशोरावस्था की वो होती है 12 साल से लेके 18 साल तक की। ठीक। ये क्या होती है, ये किशोरावस्था होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें हार्मोन्स का चेंज होता है, और मतलब कि जो गर्ल्स में भी होता है, बॉयज है तो बॉयज में भी होता है। तो इससे क्या होता है मतलब कि थोड़ा जो बच्चे होते हैं यानी मतलब जो लोग किशोरावस्था में होते हैं तो उनको क्या होती है थोड़ी परेशानियां होती हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, और इसमें क्या होता है इसमें मतलब बच्चे के अंदर वो रहा करता है, मतलब एक जुनून सा रहता है, वो सोचा करता है कि हमें जो करना है तो हम कर लेंगे। तो फिर क्या होता है कहीं कहीं पर भी होता है उसे फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, कहीं पर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के सबसे कठिन काल की अवस्था होती है कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैशवावस्था कब से कब तक की होती है। जो शैशवावस्था होती है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। जो हमारी शैशवावस्था होती है ये होती है जन्म से लेके 5 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की होती है, जन्म से लेके 5 साल तक की होती है। कहीं कहीं पर 6 वर्ष भी लिखा होगा तो आप उससे परेशान नहीं होना है। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। मैंने आपको ये जो चैप्टर है बुद्धि लब्धि वाला कराया, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इनकी होती है 50 से लेके 70 के मध्य। ठीक है। कितनी होती है 50 से लेके 70 के मध्य होती है अल्प बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। तो ये होती है 20 से लेके
25 जो मतलब 20 से लेके 25 से और 50 के मध्य, 20 या 25 से 50 के मध्य होगी। ठीक, 20 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, लेकिन 50 की मतलब क्या होगी, नीचे होगी। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है ये 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मैंने बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो क्लास में बताया था कि जो बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु इसकी कितनी दी हुई है, ये दी है 16 वर्ष, और जिसकी वास्तविक आयु ये कितनी दी है 10 वर्ष, और इसको हमने क्या किया, गुणा करा दिया। ठीक, तो अब इसको हम लोग कट करेंगे, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। और 16 दाम में कितना होता है, 160 होता है। तो इसका जो बुद्धि लब्धि निकला तो कितना निकला, 160 निकला। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 14। कितनी होती है, 14। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को समझते चलना है। अभी के लिए तो है, बाकी आगे के लिए टेट और सीटेट में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग तभी दे पाओगे जब आप लोगों ने क्या किया होगा, थ्योरी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल हुआ बूस का। किसने कहा था, कार्ल हुआ बूस ने कहा था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल का अधिनियम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं व्यक्तित्व परीक्षण, पहला कह रहा है जीवन इतिहासविद और दूसरा कह रहा है प्रश्नावली विधि। ये क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है, सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोहलर। क्या हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ये हमारा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1889 में जर्मनी के वैज्ञानिक बुंड ने की थी। किसने की थी, 1889 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, कौन थे, बुंड। उन्होंने क्या की थी, प्रयोगशाला जो मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इसकी क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हल ने किया था। किसने किया था, हल ने किया था। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2021 में पूछा गया था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक। ठीक, ये क्या होती है, ये जो अवधि होती है वो मानी जाती है शैशवावस्था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगमांतरण क्या है। अधिगम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगमांतरण क्या है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो अधिगमांतरण होता है ये क्या होता है, पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यता दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ये क्या होता है, ये होता है ये क्या होता है, अधिगमांतरण होता है। ठीक, अधिगमांतरण होता है। यही मैंने जो आपको कल की क्लास में बिल्कुल मैंने इसकी आपको थ्योरी कराई थी। क्या कहा गया इसमें, कहा गया है कि पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। जब आप लोगों के सामने क्या होता है, कोई सिचुएशन आती है, ठीक, मान लीजिए पहली बार आई
तो आप लोग नहीं उसका मतलब आंसर इतनी तरीके से निकाल पाते हो। क्या होता है, टाइम लगता है निकालने में, निकाल तो लेते हो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही सिचुएशन फिर से आ जाए दूसरी बार, तो आप लोग क्या करोगे, उसका सलूशन जल्दी निकाल लोगे। तो वही कहा गया है कि पहली परिस्थिति से मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ या कुशल जो भी हुआ, तो उसका अभियोगिताओं का दूसरी परिस्थिति में क्या करना, प्रयोग करना। यही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम मनांतरण कहलाता है। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। कौन थे, स्पीयरमैन थे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर है। कौन है, कोहलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक पाओलाओ थे। कौन थे, पाओलाओ थे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोहलर थे। कौन थे, कोहलर थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने, मतलब जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है ये किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक का है। किसका है, थॉर्नडाइक का है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर है। कौन है, स्किनर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबलन का सिद्धांत किसका है। जो प्रबलन का सिद्धांत था ये किसका था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हल का था। किसका था, हल का था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन को परिभाषित कीजिए, यानी चिंतन क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो हम लोग मनोवैज्ञानिक है गैरेट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है चिंतन के बारे में, ये कह रहे हैं कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का क्या होता है, प्रयोग होता है। ये क्या कह रहे हैं, करें चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें व्यवहार रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का क्या होता है, प्रयोग होता है। दूसरे शब्द हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग अपने माइंड में क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो या भी कोई भी सिचुएशन, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, यही हमारे चिंतन होता है। ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन के प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए, यानी चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताना है। तो पहला आ रहा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा आ रहा है कल्पनात्मक चिंतन, तीसरा आ रहा है प्रत्यात्मक चिंतन, और जो चौथा आ रहा है वो आ रहा है तार्किक चिंतन। ये सब क्या है, चिंतन के प्रकार होते हैं। हम लोग चिंतन मतलब करते हैं तो कई तरीके से करते हैं ना। जब हम लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर तर्क लगाते हैं। ठीक। इसके बाद जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में कल्पना करनी होती है, कल हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो ये क्या है, ये तो हम लोगों ने कल्पना की ना, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारी कल्पनात्मक चिंतन होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क के प्रकार बताइए। जो तर्क होता है तो इसके प्रकार कौन से हैं, इसके प्रकार आगमन तर्क और निगमन तर्क, ये क्या होते हैं, ये तर्क के प्रकार होते हैं। मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया, एक एक सारी चीज़ों को बताया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी बता दिया। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उन लोगों को क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो क्या करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से क्लास को अटेंड करिए जाके। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं। निगमन तर्क क्या होता है, इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य परीक्षण करते हैं। निगमन क्या होता है, निगमन में कहा गया है कि इस तर्क में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या करते हैं, सत्य का परीक्षण करते हैं, यानी क्या चीज़ सही है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क विज्ञान की विधियां हैं। जो तर्क विज्ञान होता है तो इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। पहला आ रहा है दृढ़ निश्चय, दूसरा आ रहा है स्वाभाविकता का विकास, तीसरा आ रहा है क्रमागत ज्ञान, और चौथा आ रहा है सूझ शक्ति का प्रयोग। ठीक है ये। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है। जो वंशानुक्रम होता है ये क्या होता है, तो ये वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। जो वंशानुक्रम होते हैं ये क्या होते हैं, जो माता पिता के गुण होते हैं वो किसमें जाते हैं, बच्चे में जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा वंशानुक्रम होता है। तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा
वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। जो वंशानुक्रम है तो इसके नियम क्या हैं और सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में बताना है। बीजकोश की निरंतर का नियम, दूसरा आ रहा है समानता का नियम, तीसरा आ रहा है भिन्नता का नियम और चौथा आ रहा है प्रत्यागमन का नियम। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण का अर्थ क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को क्या करती है, घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। ये क्या होता है, वातावरण होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं तो इन्वायरमेंट में ही तो रह रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या है, एक तरीके से घेरे ही तो है। इसके बाद वातावरण हुआ है हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को क्या किए हुए घेरे है और उस पर क्या करती है, सीधा अपना प्रभाव डालती है। मान लीजिए अगर मौसम ठंडा है तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छा फील होगा। अगर मान लीजिए धूप निकली तो आप लोगों को गर्मी लगेगी, तो क्या हुआ, वातावरण का प्रभाव पड़ा ना आपके ऊपर। तो वही कहा गया कि वातावरण हुआ है हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर क्या होता है, सीधा प्रभाव डालती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण को परिभाषित कीजिए। वातावरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग के मनोवैज्ञानिक रॉश के अनुसार ये क्या कह रहे हैं वातावरण के बारे में, इनके अनुसार जानते हैं। ये कह रहे हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी जो बालक का विकास होता है तो इसमें कौन कौन से वातावरणीय कारक हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, दूसरा कह रहा है सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, तीसरा कह रहा है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव और जो चौथा है वो कह रहा है संचार माध्यमों का प्रकार। यानी बालक का लालन पालन, मतलब बालक है तो उसका किस तरीके से उसकी परवरिश हो रही है, ये सब क्या है, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट डिफाइन करता है, मतलब बताता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा वो कह रहा है सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, मतलब बच्चा किस समाज में रह रहा है। ठीक, अगर अच्छे समाज में रह रहा है तो उसको उस हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा बच्चे में, अगर वहाँ का समाज सही नहीं है तो उसी हिसाब से बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। जो तीसरा वो कह रहा है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, यानी किस हिसाब का बच्चे का स्कूल है जो वहाँ जो मतलब बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है। अगला कह रहा है कि संचार माध्यमों का प्रयोग, संचार माध्यम ये हो गया हमारे जैसे टेलीविजन, दूरदर्शन, ये सब चीज़ें हो गई, इनसे भी क्या होता है बच्चे में प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों से पड़ता है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है वो कह रहा है भाषा ज्ञान का प्रयोग करके, दूसरा कह रहा है कहानियाँ सुना करके। कहा जा रहा है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, यानी बच्चा अपने माइंड में कल्पना की चीज़ों को किस तरीके से कर सकता है। तो भाषा ज्ञान का विकास करके, जब बच्चे को भाषा का ज्ञान होगा अच्छी तरीके से तब वो क्या करेगा, कल्पना भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, कहानियाँ सुनाना। जब आप लोग क्या करोगे, क्लास में बच्चे को कहानियाँ सुनाओगे तो फिर बच्चा क्या करेगा, अपने माइंड में उसको रिलेट करेगा, तब उससे क्या होगा, इससे बच्चे क्या करेगा, कल्पना करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है। तो जो थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इनका क्या किया है, प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो चलिए जानते हैं अधिगम की परिभाषा के बारे में। वुडवर्थ के अनुसार जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया है अधिगम के बारे में। ये कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया, ये क्या होती है, ये हमारी अधिगम होती है। अधिगम का मतलब ही क्या होता है, सीखना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नाम उल्लेख करिए। जो अधिगम को क्या करें, प्रभावी बनाएं, वो कौन कौन से कारक, उनका क्या करना, उनका नाम लिखना है। पहला कह रहा है रुचि, दूसरा कह रहा है अभिक्षमता, तीसरा कह रहा है विषय का ज्ञान और चौथा कह रहा है सीखने की इच्छा, पांचवा कह रहा है प्रेरणा एवं वातावरण। ये सब क्या है, ये सब अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, नाम उल्लेख कीजिए। पहला कह रहा है करके सीखना, दूसरा कह रहा है अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा कह रहा है निरीक्षण करके सीखना, चौथा कह रहा है परीक्षण करके सीखना और जो पांचवा वो कह रहा है प्रोजेक्ट विधि। ये सब क्या है, ये सब अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के गौण नियम कौन कौन से होते हैं।
तो जो इसमें सीखने के गौड़ नियम है, पहला आ रहा है मनोवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा आ रहा है बहु आप प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा आ रहा है आंशिक क्रिया का नियम, और जो चौथा वो आ रहा है अनुरूपता का नियम, और जो पांचवा वो आ रहा है संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है। सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं। सीखने के नियम की क्या उपयोगिता है? तो सीखने के नियमों का प्रयोग करके शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, मतलब अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, उत्साह एवं संतोष विकसित होता है। ये सब किसके माध्यम से होता है? ये सब सीखने के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है। तो चलिए जानते हैं जो अनुकरण द्वारा सीखना होता है इसका अर्थ क्या होता है। कहा गया है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। जो शैशवावस्था होती है यहीं से क्या होती है? अनुकरण की, मतलब जो अनुकरण करना होता है वो बच्चे क्या होते हैं? सीख जाते हैं। शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं? देखते हैं कि कौन क्या उनके सामने कर रहा है, उसी हिसाब से बच्चे क्या करते हैं? उसको सीख जाते हैं। इसके बाद जब स्कूल गए तो वहाँ पर भी देखा जाएगा कि टीचर किस तरीके से बातचीत करते हैं और वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ से बच्चे क्या करते हैं? सीख जाते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। ठीक, तो जो ब्रूनर के सिद्धांत उनकी क्या विशेषता है? ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर क्या करती है? बल देती है। ये क्या? ये ब्रूनर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है। सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुँचने का साधन है। क्या है? जो सिद्धांत होता है ये ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का एक क्या होता है? एक साधन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, इनके आंसर भी दिया होगा। आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन है, ये मतलब जितने भी क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड ही हैं, तो आप लोगों को कुछ नया नहीं लगा होगा। और जो ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है? चीज़ों को समझते चलना है। अगर आप लोगों ने थ्योरी की क्लास ना देखी हो तो उसको देखिए और क्या करिए? बिल्कुल क्रम से लीजिए, तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर क्या करोगे? आसानी से दे दोगे। क्योंकि जो भाषा है इसमें जो वर्ड हैं तो आप लोग जब तक इनको डीप में नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्या है? नया है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन PDF कुछ मिलती है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।